चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। आज का जो पैगाम है आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। दरवाज़ा खुला तो हम दोनों ठिठक गए। सामने मेरे 70 साल के ससुर सफ़ेद कमीज पर नई नेहरू जैकेट पहने, सिर पर हल्का सा इत्र लगाए किसी का इंतजार करते खड़े थे। एक औरत ने यह बात कही, लड़की ने। उनके हाथ में एक छोटा सा लाल डिब्बा चमक रहा था, कुछ ऐसा जिसे इन्होंने हमसे छुपा कर खरीदा था। एक लड़की अपने ससुर के बारे में जो बात करती है वो किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेरे पति की आवाज़ कांप गई। पापा, ये किसके लिए है? उन्होंने धीरे से कहा, आज उसे प्रपोज करने का इरादा है। ससुर ने कहा। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमारी सांसें रुक गई। किसे? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरी ट्यूटर आर्या को। यह घटना किसी तकरार, किसी लालच या किसी मजबूरी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि अकेलेपन की एक ऐसी चीख थी जिसे हम उनके अपने बच्चे सुन ही नहीं पाए। आज के ज़माने में बच्चे माँ या बाप अगर हैं, इनकी आवाज़ सुनने पाते हैं। मेरे ससुर दिनेश प्रसाद, उम्र 70, कई साल पहले सासू माँ गुजर गई थी। ऊपर से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और घुटनों के दर्द की वजह से वे घर में ही रहते थे। टीवी देखते, खिड़की से बाहर सड़क को निहारते और कभी कभी पड़ोस के बच्चों के साथ बातें करते। यही तो बुढ़ापे की तकलीफ़ है, यही तो बूढ़े लोग की तकलीफ़ है। उसको एक्टिविटी चाहिए। पर असलियत यह थी कि वे अकेले थे, बेहद अकेले। उनका पढ़ाई का शौक़, उन्हें अंग्रेजी सीखने का शौक़ था। हमेशा कहते, मुझे अपने पोते पोतियों से अंग्रेजी में बात करनी है। उम्र हो गई है मगर सीखने में क्या जाता है। हमने इनके लिए एक ऑनलाइन ट्यूटर ढूंढी। नाम था आर्या, उम्र लगभग 28 साल की, बहुत सौम्य, सभ्य, नरम स्वभाव की और बेहद धैर्यवान। दोपहर के समय में वे फोन पर क्लास लेते थे। आर्या उनसे बड़ी शांति से समझाती, गुड जॉब अंकल, आप तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और ससुर भी बच्चे की तरह खिल उठते। हमने कभी सोचा ही नहीं कि यही मासूम सी तारीख है, यही 2 मिनट की देखभाल उनका दिल धीरे धीरे बांधती जा रही थी। हम एक दिन अचानक घर लौटे तो देखा ससुर जी नई शर्ट पहनकर बैठे हैं, बाल कंदी किए हुए, डायबिटीज़ की दवाई लेने भी भूल गए थे। और मेरे पति ने पूछा, पापा कोई खास बात? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज आर्या घर आएगी, उसे अंग्रेजी का एक प्रैक्टिकल सेशन करवाना है। हमें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन हमने सोचा शायद ऑनलाइन क्लास का कोई हिस्सा होगा। 1 घंटे बाद आर्या आई, सादगी भरी लड़की, मधुर मुस्कान। वह बिल्कुल सम्मान से बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते भैया भाभी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ, आप निश्चित रहे। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक हमने लाल डिब्बा नहीं देखा। हमने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा गोल्ड प्लेटेड रिंग थी और एक मुड़ा हुआ कागज़। उस पर लिखा था, आर्या क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हम
सन्न रह गए। मेरी पति ने गुस्से से कहा, पापा ये सब क्या है? ससुर जी बोल पड़े, अकेला रहता हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। वो मुझे समझती हैं, बात करती हैं, पूछती हैं अंकल ने खाना खाया या नहीं। क्या बेटे, क्या बहू, तुम लोगों के पास समय कहाँ है मेरे लिए? उनकी आंखें भर आई, साथ में मेरी भी, क्योंकि वे गलत नहीं थे। हम सचमुच व्यस्त रहते थे, नौकरी, बच्चे, घर, दौड़ भाग, और उन्होंने कभी समय मांगा ही नहीं कि हमने उनके साथ बैठे। हम समझ ही नहीं पाए कि उनकी चुप्पी में कितनी खालीपन था। प्रपोजल का दिन, आर्या को कुछ पता नहीं था। ससुर जी ने उसे लिविंग रूम में चाय के लिए साथ में बिठाया, फिर धीरे धीरे कांपते हाथों से लेटर निकाला। हाथ भी कांप रहे थे, आवाज़ भी। आर्या बेटा, नहीं आर्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम दूर से देख रहे थे, दिल धड़क रहा था। आर्या चौंक कर सिमट गई। जी अंकल। उन्होंने रिंग बढ़ाई। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिता सकती हैं? वह कहीं रुक गई, हमारी सांसें भी। आर्या की आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा सफ़ेद हो गया। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। अंकल नहीं, आप मेरे पिता जैसे हैं। मैं आपका इतना सम्मान करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप। मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ससुर जी की उंगलियां कांपते हुए झूल गई। रिंग इनके हाथ से गिर गई और उसके साथ हमारा सारा घर। उनका टूटना। आर्या रोते हुए चली गई। ससुर जी खड़े भी नहीं रह पाए, कुर्सी पर बैठकर रोने लगे। वो भी ऐसे जैसे कोई बच्चा फूट कर रोता है। उन्होंने सिर्फ यही कहा, मैं बस थोड़ा सा प्यार चाहता हूँ, थोड़ा सा साथ, बस इतना ही। क्या मांग लिया मैंने? हम शर्म से ज़मीन में गड़ गए। हम जिसे बड़े समझते थे, जिसे मजबूत मानते थे, वो इतना टूटा हुआ भी हो सकता है, ये पहली बार महसूस हुआ। घर के भीतर की खामोशी। उस दिन के बाद ससुर जी ने पढ़ाई छोड़ दी, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कमरे के बाहर आना बंद। आंखों में खालीपन, जैसे उनसे जीवन की आखिरी इच्छा भी ली गई। हम उन्हें खाना देने जाते तो कहते, रहने दो, भूख नहीं। कभी खिड़की के पास जाकर बैठ जाते, कभी पुरानी तस्वीरें निकालते, पर हमने उन्हें पहले कभी इतना चुप नहीं देखा था। एक दिन वह गिर पड़े। सुबह की चाय लेकर मैं इनके कमरे में गई, पर देखा ये फर्श पर बैठे हैं, आंसू को आंसू आंखों से बह रहे हैं और सीने पर हाथ रखे हैं। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा दिल कमज़ोर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मन टूटा हुआ है। इन्हें प्यार, साथ और बातचीत की ज़रूरत है, वरना दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पति की आंखें लाल थीं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, हम क्या करें? डॉक्टर ने बस इतना कहा, इनके पास पास बैठिए, इनकी बातें सुनिए, इन्हें एहसास दीजिए कि ये अकेले नहीं है। बस यही वो बात थी जिसे हम सालों से समझ नहीं पाए थे। अस्पताल से घर आने के बाद सब कुछ बदल गया। हम अब हम रोज़ उनके साथ बैठते, मेरे पति और मैं। शाम को 1 घंटा सिर्फ इनके कमरे में बिताते। लूडो, टास, पुराने किस्से। उनका चेहरा खिलने लगा। बच्चों ने उन्हें नाना व्हाइट बोर्ड टाइम देना शुरू किया। वे अब बच्चों को अंग्रेजी सिखाते, जो सपना वो खुद पूरा नहीं कर पाए, बच्चे पूरा करवाते थे। हमने आर्या से माफ़ी मांगी। वह बोली, अंकल बुरे इंसान नहीं, वह अकेले हैं, मेरी दुआ है वो खुश रहे। उसके बाद उसने खुद मैसेज भेजकर उसकी खुशहाली पूछी, लेकिन क्लास नहीं रखी। यह वह भी भी था, पर सबसे ज़्यादा दिल तोड़ा जिस बात ने। एक शाम मैंने उन्हें अकेला बैठा देखा, गले में पुराने फ़ोटो की माला पकड़े। फ़ोटो में सासू माँ हंस रही थी। वे धीरे से बोले,
मेरी गलती क्या थी बहू? मैं बस फिर से किसी के साथ हंसना चाहता था, किसी का इंतज़ार की वजह बनना चाहता था, एक बार किसी के लिए ज़रूरी बनना चाहता था। इतने इतना भी हक नहीं है क्या बूढ़े इंसान को? मैं फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि यह सच कहा था। हमने अपने ही पिता को अकेलेपन की उम्र दी थी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा, बेटा इनसे दिल को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अपनों का साथ। अगर यह मिला तो ये सालों तक खुश रहेंगे, अगर नहीं मिला तो दवाई अभी हार जाएगी। हम दिल से बदल गए थे। अब ससुर जी हमारे घर के बोझ नहीं, हमारा सबसे नाजुक रिश्ता बन गए थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने फिर से मुस्कुरा कर हंसना शुरू किया, उसी दिन उन्होंने धीरे धीरे मुझसे कहा, बहू मुझे उस लड़की से प्यार नहीं था, मुझे इससे बस वो एहसास मिला जो अपने ही नहीं दे पाए थे। लेकिन अब तुम लोग मुझे वो दे रहे हो, बस इतना काफ़ी है। उनकी आंखों में एक चमक थी, किसी की ज़रूरत बनने की चमक। कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत पूरी तरह संभल चुकी थी, घुटने का दर्द भी कम, दिल की आंच भी कम, और सबसे बड़ी बात उनकी आंखों में चमक। रात को हम सब साथ बैठे थे, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे। अचानक से रुक कर बोले, बस एक बात याद रखना, बूढ़े लोग प्यार नहीं मांगते, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा साथ, यही उनका पूरा जीवन बन जाता है। हम सब उस रात को रो पड़े, और मैंने मन से ठान लिया, कभी भी किसी को इतना अकेला नहीं छोड़ेंगे कि उसे प्यार की भीख कहीं और मांगनी पड़े। यह कहानी सिर्फ हमारे घर की नहीं है, यह उन सभी घरों की कहानी है जहाँ माता पिता चुपचाप जीते हैं, बिना शिकायत, बिना किसी इच्छा के, बस इस इंतज़ार में कभी हमारे बच्चे भी हमारे पास बैठेंगे। यही आज का पैगाम इस वार्ता में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देश में, भारत में वृद्धाश्रम इसके लिए है क्योंकि वो बच्चे माँ बाप को इच्छा के मुजब पालते नहीं हैं, उसकी मजबूरी समझते हैं, उसको बोझ समझते हैं। ऐसा मत कीजिए, एक दिन आप भी माँ बाप बनने वाले हैं। यही सोचना, यही आज का पैगाम चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।